गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म है। इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया? तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? सोने की पतली पन्नी ली थी और उस पतली पन्नी पर जो अल्फा कण है उनकी बमबारी की थी, यानी बौछार की थी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क अल्फा कण। यहाँ ये भी ध्यान रखने योग्य है कि सोने की पतली पन्नी है, इसके पीछे जो पर्दा लगाया था वो किसका लगाया था? जिंक सल्फाइड का जो पर्दा है वो लगाया था, क्योंकि ये जो अल्फा कण है ये जिंक सल्फाइड से टकराकर स्फुर दीप्ति यानी चमक उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न नंबर 2। पदार्थ का सबसे छोटा कण है। देखना क्या पूछा है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है। कोई भी पदार्थ है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु है, इसे अविभाज्य माना गया है। वैसे भी परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु है पदार्थ का सबसे छोटा कण है, तो इसमें हो जाएगा ख परमाणु। ये जो परमाणु है ये मिलकर अणु बनाते हैं। परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का। और अणु और परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण दिया था। तत्वों को पहले आवर्त के अनुसार मेंडेलीफ नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण दिया था। मेंडेलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वह परमाणु भार पर आधारित थी। उनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडेलीफ है, उन्होंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है वो सबसे पहले दिया था। इसके बाद मोजले, जिनका पूरा नाम हेनरी मोजले हैं, उन्होंने आवर्ती वर्गीकरण दिया था, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ के किस गुण पर आधारित है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह हेनरी मोजले ने दी थी। उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। तो इधर उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, यानी ग ऑप्शन है यह सही होगा इसमें। इसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें कितने आवर्त और वर्ग हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी है जो हेनरी मोजले ने बनाई थी, उसमें 7 आवर्त 18 वर्ग हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा क 7 आवर्त और 18 वर्ग। आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं इनको कहेंगे आवर्त। टोटल कितने हैं? 7। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है इस प्रकार के, इनको कहते हैं वर्ग, और उनकी संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट प्रश्न है। आवर्त सारणी में परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? आवर्त सारणी में देखो परमाणु का जो आकार है ये वर्ग में, यानी यहाँ से ऊपर से नीचे चलेंगे तो बढ़ता है, घटता है, अनियमित रहता है या स्थिर रहता है। तो हम देखते हैं कोई तत्व लेकर, जैसे वर्ग 1 है। वर्ग 1 में पहले आवर्त में एक तत्व है, कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन वर्ग 1। यहाँ यही पूछा है ना कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है लिथियम Li। इन्हीं में हम देख लेते हैं कि आकार ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा। तो हाइड्रोजन है 1 नंबर का तत्व है, लिथियम है यह 3 नंबर का तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के कोष में 2 और एल कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखना, जब हम इनकी परमाणु संरचना बनाएं तो हाइड्रोजन का बीच में नाभिक बना दिया, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और फिर बाह्यतम इसका एक ही कोष होगा क्योंकि के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये तो हो गई हाइड्रोजन की परमाणु संरचना। फिर लेते हैं लिथियम। लिथियम में बीच में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भर देंगे, और फिर इसके के कोष में 2, तो के कोष उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2, और एल कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे।
ठीक है। अब यहाँ आप देखो कि हाइड्रोजन के पास एक ही कोष है के, और लिथियम के पास दो कोष है के और एल। तो लिथियम का आकार बढ़ गया। तो यहाँ पूछा है कि आवर्त सारणी में परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, हाइड्रोजन है ऊपर, नीचे है लिथियम, तो आकार क्या हुआ, यहाँ बढ़ गया, क्योंकि लिथियम का परमाणु आकार बड़ा है, हाइड्रोजन का कम है। तो यहाँ होगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद है 7वां प्रश्न, वांडरवाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से होती है। देखो, वांडरवाल त्रिज्या का मतलब कोई अनाबंधित परमाणु है, अनाबंधित परमाणु जो पास पास स्थित है, ठीक, उन अनाबंधित परमाणुओं के केंद्र, उनके केंद्र, इसका केंद्र हो गया एक, इसका जो बीच का है, ठीक है, बीच में ले लेंगे केंद्र, उन दोनों को केंद्र बिंदु है उनको मिलाने वाली रेखा, इसका आधा, ये तो हो गया वांडरवाल त्रिज्या। यानी इस वाले परमाणु की वांडरवाल त्रिज्या हो गई कि ये जो केंद्र है और ये जो ये रेखा है यहाँ तक की जो बीच में आनी चाहिए, और इस वाले परमाणु की हो गई वांडरवाल त्रिज्या की इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की, यानी दो अनाबंधित परमाणुओं के केंद्र बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का आधा वांडरवाल त्रिज्या होती है। एक और है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या में दोनों परमाणु हैं वो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं। सहसंयोजक बंध है हमेशा अधातु के मध्य बनता है। तो ये सहसंयोजक बंध से दोनों परमाणु है वो जुड़े हुए हैं। अब इनके केंद्र बिंदु, इनके दोनों के केंद्र बिंदु है उनको मिलाने वाली रेखा है उसका आधा है, वो हो गई सहसंयोजक त्रिज्या। यानी इस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या इसका केंद्र और ये रेखा है यहाँ तक की दूरी, और इस वाले की इसका केंद्र और रेखा है यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ देखो कि वांडरवाल त्रिज्या है, इसमें परमाणु अनाबंधित है, बंध से जुड़े हुए नहीं है, तो वांडरवाल त्रिज्या है इसका मान अधिक हो गया। और सहसंयोजक त्रिज्या है क्योंकि बंध द्वारा जुड़ गए तो थोड़ा सा आकार घट गया। तो प्रश्न क्या पूछा है, वांडरवाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से होती है, तो वांडरवाल त्रिज्या हो गई बड़ी, तो यहाँ हो जाएगा बड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ख। और सहसंयोजक त्रिज्या है वो होती है छोटी, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो यहाँ देखो इसको, लघु आवर्त कौन सा होता है। सबसे पहले आवर्त सारणी है अपनी आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें टोटल आवर्त कितने दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं। इन 7 आवर्तों में जो पहला वाला जो आवर्त होता है इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। पहले वाले को क्या कहेंगे, अति लघु आवर्त। और उस अति लघु आवर्त में टोटल 2 तत्व होते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त को कहते हैं लघु आवर्त, और उनमें रहते हैं 8 तत्व। चौथे और पांचवें आवर्त को कहते हैं दीर्घ आवर्त, उनमें 18 तत्व रहते हैं। और छठवें और सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, और इनमें 32 तत्व रहते हैं। परंतु जो 7वां आवर्त है उसमें परमाणु क्रमांक 106 से लेकर 115 वाले जो तत्व हैं उनका अभी तक भी विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है, इसलिए 7वें आवर्त को अपूर्ण आवर्त भी कहते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अभी भरा हुआ नहीं है। अब हमसे क्या पूछा है, एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, तो लघु आवर्त में कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि लघु आवर्त है कौन से, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ 8 होगी, ऑप्शन नंबर ख है, ठीक है, ऑप्शन है 8, ये कर देना 8। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा होती है। जो उदासीन परमाणु है उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। कोई उदासीन परमाणु है जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो उस परमाणु को, उस कोश को जो ऊर्जा देंगे उसे आयनन ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ग आयनन एंथैल्पी। नेक्स्ट है, किस तत्व की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। तो अपनी जो आवर्त सारणी है इसमें सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है फ्लोरीन, जिसकी विद्युत ऋणता 4.0 होती है।
तो यहाँ हो जाएगा फ्लोरीन यानी घ ऑप्शन 4.0 कितनी होगी इसकी 4.0। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, देखना क्या पूछा है इसमें। सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य रखते हैं? तो अपनी जो आवर्त सारणी है 7 आवर्त है उसमें, और वर्ग कितने बताए मैंने 18 वर्ग है। आवर्त सारणी में बाईं ओर से देखो, ये वाला भाग बायां है और ये वाला भाग दायां है। तो आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं तो धात्विक गुण है वो घटते हैं। ठीक है, धात्विक गुण घटते हैं क्योंकि शुरू में क्या आ गए, एस ब्लॉक आ गया इधर वाला, ये पी ब्लॉक है और ये वाला डी ब्लॉक है, और नीचे जो तत्व है वो एफ ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में धातुएं हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं हैं। डी ब्लॉक में धातुएं हैं, और ये जो पी ब्लॉक है इसका आप ध्यान रखना, इस पी ब्लॉक में सभी है, धातु भी है, उपधातु भी है, अधातु भी है और अक्रिय गैस भी है। और ये जो डी ब्लॉक है इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, और इन्हीं संक्रमण तत्वों से डी से ही एफ ब्लॉक बना है, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो तत्व हैं कौन से, डी ब्लॉक वाले, और डी से ही एफ ब्लॉक निकल कर आ गया, ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी इनकी संयोजकताएं बदलती रहती है क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था है वो बदलती रहती है इस वजह से। तो यहाँ आप देखना प्रश्न पूछा है सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य रखते हैं, तो आप समझ सकते हो एस में धातु, फिर पी, डी में धातु, और इधर पी आते ही धातु है शुरू में, फिर उपधातु, उपधातु में आधे धातु के गुण हैं आधे अधातु के, फिर अधातु, अधातु में तो धातु के गुण 0% ही है, और अधातु में अधातु के गुण 100% है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि धात्विक गुण है वो घट रहे हैं। तो सर्वाधिक धात्विक गुण कौन से वर्ग के हो जाएंगे, जो सबसे पहले वर्ग होगा यानी वर्ग नंबर 1। सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क वर्ग 1। जैसे वर्ग 1 है और एक हम वर्ग 2 का तत्व ले लें, जैसे लिथियम और बेरिलियम ले लें, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, लिथियम वर्ग 1 का है, बेरिलियम वर्ग 2 का है। तो प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सा तत्व अधिक धात्विक गुण रखता है, तो लिथियम उत्तर होगा, क्योंकि लिथियम है वो बेरिलियम के बाईं ओर स्थित है, किधर बाईं ओर, ये वर्ग 1 का है वर्ग 2 का है ये। तो यहाँ लिथियम है ज़्यादा धात्विक गुण है वो रखेगा, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, धात्विक गुण ज़्यादा रहने से इसमें संयोजकता भी आप देख सकते हो इसकी एक ही रहेगी, और धात्विक गुण ज़्यादा है तो अधात्विक गुण है वो कम हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, थॉमसन के परमाणु मॉडल है उनका नाम बताइए। जो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग है एक प्रकार की मिठाई है, अपने भारत में इसकी तुलना तरबूज से भी की जा सकती है। और यह मॉडल क्या कहता है कि जिस प्रकार परमाणु में जो धनावेश है रहता है, परमाणु में धनावेश परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण होता है, और उसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर ऋणावेश पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा या कोश हैं उनमें पाए जाते हैं। तो भारतीय कोई जो एक तरबूज जो होता है अपना, उससे इसकी तुलना की है कि तरबूज का जो लाल भाग है उसको धनावेश माना है यानी प्रोटॉन, और तरबूज में जो काले बीज रहते हैं उनको इलेक्ट्रॉन माना है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, बोर की कक्षाओं को क्या कहते हैं, तो याद रखो बोर की कक्षाओं को कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहेंगे, कोश या ऊर्जा स्तर। प्रश्न नंबर 14 है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आधुनिक आवर्त नियम है वह है हेनरी मोजले ने दिया था, और यह नियम क्या कहता है कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी याद रखना परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, और इसमें जो तत्व हैं उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, उसमें मेंडेलीव का आवर्त नियम पूछा है। मेंडेलीव ने भी जो आवर्त सारणी दी थी, पर इन्होंने जो आवर्त सारणी दी वो परमाणु भार पर आधारित थी। आप ये जो दोनों नियम हैं, आधुनिक आवर्त नियम और मेंडेलीव का आवर्त नियम, आसानी से याद कर सकते हो, बस एक नाम चेंज होगा इनमें देखना।
आधुनिक आवर्त नियम में क्या कह रहा है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, क्योंकि यह जो सारणी है यह परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। और मेंडेलीव की आवर्त नियम पूछा जाए तो परमाणु क्रमांक की जगह लिख देना परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अपन 16 नंबर प्रश्न देखना। मेंडेलीव ने तत्वों को उनके किस गुण के आधार पर आवर्ती क्रम में रखा? तो मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई वो किस आधार पर बनाई थी? परमाणु भार। ठीक है, और मोजले ने पूछ ले तो आपको करना है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। 18वें वर्ग के सदस्यों को क्या नाम दिया गया है? देखो, जो 18वां वर्ग है उसके सदस्य हैं, उनका बाह्यतम कोष पूर्ण होता है। तो जिस किसी तत्व का बाह्यतम कोष पूर्ण होता है उसकी संयोजकता शून्य होती है, क्योंकि वे तत्व न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। उनको बंद बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो उनकी संयोजकता शून्य होने के कारण 18वें वर्ग के सदस्यों को शून्य वर्ग समूह कहते हैं, या उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। ये गैसीय अवस्था में है, उत्कृष्ट यानी अनोखी गैसें हैं, क्योंकि इन्हीं गैसों का बाह्यतम कोष पूर्ण होता है और इन्हीं की संयोजकता शून्य होती है। निष्क्रिय इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होने के कारण ये तत्व किसी और अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करते। जैसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो आप, कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। हरभजन, नेहरा, अगरकर, कार्तिक, जीरो, रन। इस ट्रिक से आप उन तत्वों को याद कर सकते हो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। जैसे हीलियम तत्व लें अपन, तो हीलियम 2 नंबर का तत्व है। इसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन थे हीलियम के पास जो के कोष में चले गए। तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भी 2 ही भरे जाते हैं। इसलिए हीलियम क्या करेगा? न तो इलेक्ट्रॉन देगा और न इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसका कोष तो पहले से ही भरा हुआ है। तो इसलिए इसकी संयोजकता हो गई शून्य। तो मैंने जो बताया कि वर्ग 18 के जो सभी तत्व हैं उनकी संयोजकता शून्य होती है। ये किसी अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको निष्क्रिय गैस कहा गया है। शून्य वर्ग शून्य संयोजकता के कारण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक तत्वों का अन्य नाम क्या है? मैंने पहले भी इसका उत्तर ऐसे ही बता दिया था आपको। डी ब्लॉक, देखो आवर्त सारणी है, उसमें जो बीच में है वो कौन सा होगा? डी ब्लॉक। देखो ये वाला, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और इधर वाला डी ब्लॉक और नीचे होगा एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक है, इसमें धातु बताई मैंने। पी ब्लॉक में सभी है, धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस। और डी ब्लॉक में धातु है, और इसी डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक निकला है, तो एफ ब्लॉक में भी कौन है? सभी धातुएं हैं। तो यहाँ पूछा है अपन से कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का अन्य नाम क्या है? ये जो डी ब्लॉक है इसके तत्व हैं और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी इनकी संयोजकताएं बदलती रहती है क्योंकि इनकी अनेक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो डी ब्लॉक है, इसको तो नाम दिया संक्रमण तत्व है। देखो इनको तो क्या कहा? संक्रमण तत्व है। और एफ ब्लॉक को, क्योंकि ये इसके अंदर से लिए गए हैं यहाँ से, इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये संक्रमण तत्व हो गए और ये आंतरिक संक्रमण तत्व है। नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न नंबर, लघुतरात्मक प्रश्न है भी, प्रश्न नंबर 19। धातु, अधातु एवं उपधातु का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान बताइए। तो देखो ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो जैसे मैंने बता दिया था आपको कि एस ब्लॉक में धातु है, पी ब्लॉक में भी धातु है कुछ, डी ब्लॉक में धातु और एफ ब्लॉक में भी धातु है। धातु तो सब जगह है। तो इस आवर्त सारणी में ये जो वाला, ये कौन सा है? पी ब्लॉक। ये जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में एक सीढ़ी नुमा संरचना बनती है तत्वों की। बोले शंकर ऐसी तेरी आत्मा, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, फिर ये टेल्यूरियम, इस प्रकार के अटेस्टिन, ये जो एंटीमनी वगैरह जो दिए यहाँ पर, ये जो तत्व हैं एक सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं। इस प्रकार सीढ़ी सी बन जाएगी। ये जो तत्व हैं ये स्वयं है उपधातु। ये स्वयं क्या है? उपधातु।
इन तत्वों के इस तरफ यानी बाईं तरफ सभी धातुएं हैं और इसके दाईं तरफ सभी अधातुएं हैं और 18वें वर्ग में अक्रिय गैसें हैं। तो बस इन्हीं के अनुसार स्थान हम बता सकते हैं कि जो टेढ़ी मेढ़ी जो एक रेखा होती है जो पी ब्लॉक में होती है वो स्वयं उपधातु होते हैं। उनके बाईं तरफ धातु, दाईं तरफ अधातु और वर्ग 18 में उत्कृष्ट या शून्य वर्ग समूह है स्थित होता है। नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न नंबर 20। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की एक वर्ग में आवर्तीता बताइए। वर्ग यानी ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो घटेगी या बढ़ेगी। तो हम देखते हैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। पहले के प्रश्न में हमने ले लिया था, जैसे एक तत्व हाइड्रोजन लिया था और एक लिथियम लिया था। तो परमाणु का आकार क्यों बढ़ता है उसका आपको बताना है, क्योंकि कोषों की संख्या है वो बढ़ जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार है वो बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान हो जाएगा कम। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने से जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो भी क्या हो जाएगी? कम ही हो जाएगी। तो यूं ही कहेंगे अपन कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक है, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है इसी कारण। प्रश्न नंबर 21 है वान डेर वाल त्रिज्या एवं सहसंयोजक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो हमने पहले कर लिया था, बस वही सेम उत्तर है। वान डेर वाल त्रिज्या का मैंने बताया था कि ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो अनाबंधित अणु है। ठीक है, दो अनाबंधित अणु है, बिना बंध के जुड़े हुए हैं। अनाबंधित यानी एकदम पास पास ही बनाओ, इनको बंद मत बनाओ आप। अब उनका जो केंद्र है बीच वाला, दोनों का केंद्र, उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसका आधा, वो तो होती है वान डेर वाल त्रिज्या। परिभाषा देखो इधर, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो पास पास स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। और सहसंयोजक त्रिज्या है, उसमें दोनों जो परमाणु है वो सहसंयोजक बंध से जुड़े रहेंगे, थोड़े अंदर आ जाएंगे। ठीक है, थोड़े क्या आ जाएंगे? अंदर, जिससे अब इनका मान है, इनकी दूरी है पहले की तुलना में हो जाएगी कम। तो सहसंयोजक त्रिज्या है एक ही तत्व के दो परमाणु जो समान है, जो सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, इन दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे को उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ वान डेर वाल त्रिज्या है वह हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होती है। नेक्स्ट है धनायन उदासीन परमाणु से छोटा, ऋणायन उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, क्यों? देखो इसका अच्छे से समझते हैं, और ये प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी प्रश्न है। पूछा है धनायन जो होता है उदासीन परमाणु से छोटा और ऋणायन उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, क्यों? देखो हम कोई धनायन बनाते हैं, जैसे सोडियम है, ये तो है उदासीन परमाणु। ठीक, सोडियम के में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसका हम धनायन बना देते हैं। फिर Na लिखा उत्पाद में +1, Na था क्रियाकारक में, उत्पाद में क्या हो गया? Na+1 प्लस इलेक्ट्रॉन की जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा वो यहाँ लिख दिया हमने। तो यहाँ पर Na तो है उदासीन परमाणु और Na+1 है इसका धनायन। तो धनायन है उदासीन परमाणु से छोटा होता है, इसका कारण है धनायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। देखो इधर ये उदासीन परमाणु सोडियम था, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, और यहाँ धनायन बन गया Na+1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात Na+1 के पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई, परंतु इस Na+1 के पास प्रोटॉन की संख्या उतनी रहती है। Na+1 के पास प्रोटॉन वही कितने रहेंगे? 11। तो प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या है वो अधिक हो गई। इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन कितने हैं? 11। इस स्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश वो बढ़ गया।
प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया क्योंकि धनावेश की मात्रा है वो ऋणावेश से अधिक हो गई। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से जो धनायन है वो उदासीन परमाणु से छोटा हो जाएगा। फिर है ऋणायन का आकार हमेशा उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ऋणायन जैसे अपन बनाते हैं, एक क्लोरीन है, क्लोरीन 17 नंबर का है। क्लोरीन उदाहरण हमने इसलिए लिया क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अधातु है। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एम कोष को पूर्ण करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इस क्लोरीन को यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, क्लोरीन को Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, तो उत्पाद में क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ देखना, ये जो क्लोरीन उदासीन है और Cl-1 इसका बन गया ऋणायन। तो ऋणायन उदासीन परमाणु से बड़ा होता है क्योंकि ऋणायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, परंतु प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहती है, जिससे क्या हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान इस स्थिति में घट जाएगा। फलस्वरूप जो आकार है इसका, वह है ऋणायन का जो आकार है उदासीन परमाणु से बड़ा हो जाएगा। ये इसमें यही विश्लेषण दे रखा है, आप लोग पढ़ लेना कि धनायन का आकार हमेशा उसके उदासीन परमाणु से छोटा होता है क्योंकि धनायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और इसी से आकार है वो छोटा हो जाता है। ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होता है क्योंकि ऋणायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी पर प्रोटॉन उतने रहेंगे, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा। 23 नंबर प्रश्न लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं अपन, और ऊपर कर ले इसको अच्छे से समझने के लिए। देखो क्या है 23 नंबर, प्रभावी नाभिकीय आवेश से क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा करनी है अपन को। यह वर्ग एवं आवर्त में किस प्रकार बदलता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है कि कोई जो परमाणु है उनमें जो बाह्यतम कोष है, परमाणु के बीच में नाभिक है, फिर इसके रहते हैं कोष, बाह्यतम जो सबसे बाहरी है, उसके इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं इन कोषों में, कौन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन पर नाभिक है वह बल लगाता है, कोई, उसी को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्योंकि नाभिक में कौन सा आवेश पाया जाता है, धनावेश। क्योंकि नाभिक में 2 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो नाभिक में जो आवेश होता है वो किसके कारण होता है, हमेशा प्रोटॉन के कारण। और जो इलेक्ट्रॉन है इन पर आवेश कौन सा होता है, माइनस का, ऋणावेश। हम जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश यानी विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब यही है कि जो नाभिक है वो परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर आकर्षण बल लगाएगा, इसी को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यह हमेशा जो वास्तविक नाभिकीय आवेश है उससे कम होता है। इसका कारण यह है कि बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य कुछ प्रतिकर्षण बल होता है, जिससे कुछ निश्चित दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं और कुछ मात्रा में आवेश उधर संतुलित हो जाता है। फिर पूछा है एक वर्ग एवं आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होता है। देखो वर्ग का मतलब है ऊपर से नीचे चलेंगे या नीचे से ऊपर चलेंगे, यानी जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है उनको वर्ग कहा है, और आवर्त है क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको आवर्त कहा है। इनमें बाएं से दाएं चलेंगे या दाएं से बाएं। तो होगा क्या, हम देखते हैं, एक आवर्त लेते हैं, आवर्त जो क्षैतिज हैं उनको आवर्त कहते हैं। एक आवर्त में बाएं से यानी इधर से इधर चले, बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार घटने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा। यानी एक तत्व लिया, जैसे हाइड्रोजन एक लिया, हीलियम, तो हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन बाईं ओर है, हीलियम दाईं ओर। तो पूछ लिया कि इसमें किसका आकार छोटा है, तो हीलियम का आकार क्या हो गया, हाइड्रोजन की तुलना में छोटा। आकार छोटा होने से हीलियम का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया। तो एक ही आवर्त में क्या हुआ, बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार घटने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। परमाणु का आकार बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन, प्रश्न नंबर 24,
संयोजकता एक ही आवर्त में बाएं से दाएं किस प्रकार आवर्ती गुणधर्म प्रदर्शित करती है। देखो संयोजकता जो है वो क्या होती है। संयोजकता परिभाषा क्या है इसकी, किसी तत्व का बाह्यतम कोश जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं, जैसे कोई भी आप एक तत्व ले लो, जैसे ऑक्सीजन कितने नंबर का है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है। तो इसका के कोश है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एल कोश में अधिकतम तो 8 आते हैं, पर ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 8 में 2 घटा दो 6 बच गए। तो एल कोश में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ही आ पाएंगे। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन है, इसका के कोश तो देखो आप पहले से ही भरा हुआ है पूरा का पूरा, तो के कोश से यह नए इलेक्ट्रॉन लेगा, नए इलेक्ट्रॉन देगा। एल कोश है, इसी को संयोजी कोश कहते हैं, क्योंकि इसी कोश से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। एल कोश के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और एल कोश बढ़ता है 8 इलेक्ट्रॉन से। एल कोश के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो यह अपने इलेक्ट्रॉन दे दे या अपने में इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले। अब एल कोश के पास देने पड़ेंगे यदि इसको, तो 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन देने पर एल कोश में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब इसका बाह्यतम कोश के रहेगा जो भरा रहेगा। तो देने कितने पड़ेंगे, 6। या अगर इसको लेने पड़े तो 6 तो इसके पास है और अधिकतम चाहिए 8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब यह क्या करेगा ऑक्सीजन का एल कोश कि इन दोनों संख्याओं में कम कौन सी है, यानी अपनी ऊर्जा बचाएगा, ऊर्जा का संरक्षण करेगा कि इसको त्यागने तो 6 पड़ रहे हैं और ग्रहण करने मात्र 2 ही पड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो यह हो गई उसकी संयोजकता। मैंने समझा दिया आपको कि संयोजकता किसी तत्व का बाहरी कोश जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है वही संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पूछा है कि आवर्त में बाएं से दाएं किस प्रकार आवर्ती गुणधर्म प्रदर्शित करती है। तो संयोजकता जो होती है वह बाएं से दाएं चलने पर क्रमिक रूप से परिवर्तित होती है। पहले वर्ग 1 से, यानी पहला वर्ग उसमें संयोजकता 1 है, फिर वर्ग 2 की 2, इस प्रकार वर्ग 3 की 3, यानी 1 से लेकर 4 तक क्रमिक रूप से बढ़ेगी और फिर 4 से लेकर 1 तक क्रमिक रूप से घटेगी। तो हम कह सकते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 1 से 4 तक घटती है, और लास्ट में जो वर्ग 18 है इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि उसके सभी तत्वों की संयोजकता है वो शून्य होती है। तो लास्ट में शून्य भी हो जाएगी लास्ट वाले की। यदि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो उस स्थिति में संयोजकता 1 से लेकर 7 तक बढ़ती है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो अपन कह सकते हैं कि संयोजकता में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 1 से 4 तक घटती है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन, डाल्टन का परमाणु संरचना सिद्धांत लिखिए। देखो जो डाल्टन था ना, 1808 में उन्होंने रासायनिक संयोजन की तत्व किस प्रकार संयोजित होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण, यह विक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान रहता है, और निश्चित अनुपात का जो नियम है उसके आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया था और परमाणु की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने की कोशिश की थी। इन्होंने बताया कि इस दुनिया का जो प्रत्येक पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन्हीं कणों को परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ देख लो आप, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उन्हीं कणों को क्या कहेंगे, परमाणु है। जैसे आप कोई भी ले लो, जैसे अपन ले लें एक चौंक ले लें, चौंक, चौंक का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें ये जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बन रहा है चौंक, इनमें कैल्शियम परमाणु हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, तो ये परमाणु हो गए। दूसरा बताया इसने, परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को और अधिक छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते, बस परमाणु बाद में इसके मौलिक कण ही आते हैं। परमाणु के जो 3 आते हैं, एक तो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर याद रखना आप धनावेश होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल से याद कर सकते हो, उदासीन होता है न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित होता है। इस परमाणु की नाभिक जो होती है उसमें 2 मौलिक कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये तो परमाणु की नाभिक में रहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों ओर जो कक्षा या जो कोश होते हैं उनमें पाए जाते हैं,
और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु की कक्षा में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। किसी परमाणु का संपूर्ण भार कहाँ केंद्रित रहता है? तो आपको इसका उत्तर बताना है। कोई भी परमाणु है उसका संपूर्ण भार उस परमाणु की नाभिक में केंद्रित रहता है। यानी नाभिक है, आप सोचो नाभिक में कौन से दो मौलिक कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन हैं उनका योग कर दो और वही क्या हो गई, उनकी द्रव्यमान संख्या या उसका भार। और जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर ऋणावेशित है, चक्कर लगाते रहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी जितने भी परमाणु हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, कोई लोहा ले लिया, मान लो Fe, लोहा, ठीक है, आयरन भी कहते हैं Fe। तो इस तत्व के सभी जो परमाणु है, लोहा है आकार में बड़ा है और इसका छोटे से छोटा कण परमाणु है, वो परमाणु है, इस लोहे के सभी परमाणु हैं, उनके आकार और रासायनिक गुण है वो समान रहेंगे। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु है वो आकार, भार और रासायनिक गुणों में अलग अलग रहेंगे। जैसे एक धातु वो ले ली अपन ने मैग्नीशियम, एक धातु कौन सी ली, मैग्नीशियम। एक ले लिया अपन ने धातु लोहा, तो इनका आकार है वो अलग अलग होगा, द्रव्यमान अलग अलग होगा, रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। एक से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। कि जब परमाणु एक से अधिक प्रकार के होते हैं तो वो सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। जैसे अपन ने लिखा जल, जिसका सूत्र है H2O, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अलग ही बंधों से बना हुआ है। और ऐसे ही O2 है, तो O2 में O ये द्विबंध से जुड़े हुए हैं, तो अलग ही प्रकार के बंध से हैं। इस प्रकार आज के ये प्रश्न लिए हमने। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।